गीता कोचिंग की इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास पीएससी और व्यापम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सामान्य ज्ञान जो कि समय के साथ बदलता नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और परमानेंट उसको याद रखना चाहिए। किसी भी व्यापम और पीएससी के परीक्षा में भारतीय इतिहास से 10 से 12 प्रश्न आता है। हम लोग भारतीय इतिहास को क्रम से पढ़ना चालू करेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्य भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत की इतिहास हम इतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो और क्वेश्चन जहां पर से आता है। प्राचीन भारत के इतिहास, सबसे पहले इतिहास क्या होता है ये हम जाने कि इतिहास का डेफिनेशन, इतिहास अतीत के विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जितने हमारे प्राचीन बातें हैं, अतीत की बातें हैं, उसको क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अध्ययन करना ही इतिहास होता है। इतिहास का जनक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को माना जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी है। हिस्टोरिका पुस्तक के कारण इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिका कहा जाता है कि प्रथम इतिहास की पुस्तक है जिसको हेरोडोटस ने लिखा है, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस भूगोल भी जानते थे। हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और यूनान के संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यूनान और भारत का प्राचीन समय से ही संबंध रहा है, जिसमें हिस्टोरिका पुस्तक में इसकी जानकारी दी गई है। हम प्राचीन भारत के इतिहास को अगर जानना है, उस समय का हमारे पास पुस्तक लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इतिहास को जानने का स्रोत, हमारे पास इतिहास को जानने का स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत 2 प्रकार के हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन समय में हमारे पास साहित्य नहीं थे, लिखना पढ़ना लिपि नहीं था, तो कुछ बातें हमने पुरातत्व से लिया है और कुछ बातें हम साहित्य से लेते हैं। भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के और अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के और अभिलेख हैं और साहित्यिक स्रोत में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के साहित्य हैं। देशी साहित्य और विदेशी साहित्य, देशी और विदेशी दोनों टाइप से साहित्य हैं। विदेशी साहित्य में भी हमारे कई विदेशी साहित्य हैं। जिन विदेशी साहित्यों में हमारे देश के बारे में कहीं कहीं पर वर्णन किया गया है, उसको हम विदेशी साहित्य के आधार पर भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी साहित्य जो भारत के इतिहास को सबसे ज़्यादा समझाता है वो मेगास्थनीज की इंडिका है। इंडिका नाम की एक पुस्तक है, इंडिका नाम की पुस्तक, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक जो एक विदेशी साहित्य है और भारत के इतिहास जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। प्राचीन समय में लिपि, ज्ञान और काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन समय का जो इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मतलब सबसे ज़्यादा पुराना। इस समय हमारे किसी प्रकार का लिपि नहीं था,
लिपि नहीं था, हम इस समय के चीज़ों को पढ़ना संभव नहीं है, ना तो लिपि है और ना ही पढ़ना संभव था। प्रायः इसे उदाहरण में हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल उस समय पत्थर का ही काल था, स्टोन टाइम पीरियड था, पत्थर का काल। पत्थर के काल में पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल पत्थर का काल था, जिस समय हमको पत्थर का ज्ञान हुआ, पत्थर से ही औजार और उपकरण बनाने का हमने सीखा। उस समय बड़े बड़े औजार बनाते थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि था, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि है, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो इन लोगों आद्य ऐतिहासिक काल के समय जो हमें लिखावट मिली है उसको पढ़ पाना संभव नहीं है। ये प्रायः 1600 ईसा पूर्व के आसपास का है, ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हड़प्पा की सभ्यता है। हड़प्पा कालीन समय जो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के समय का जो इतिहास है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल लिपि है, पढ़ना संभव है। ऐतिहासिक काल में लिपि भी है, पढ़ना संभव भी है, और इनके द्वारा लिखा गया बात को हम समझ सकते हैं, समझना भी संभव है, और इसका पूरा तात्विक साक्ष्य भी हमको मिला है, पूरा तात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। इतिहास के काल को हमने तीन भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे प्राचीन काल है जिसके लिपि को पढ़ना और लिखना मुश्किल है। उदाहरण पाषाण काल। पाषाण काल तीन प्रकार के हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो था, लिखते थे, परंतु उसको पढ़ना संभव नहीं है। उदाहरण इसका है हड़प्पा की सभ्यता के समय का काल। ऐतिहासिक काल लिपि है और ये लोग लिखते भी थे, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। पाषाण काल को तीन भागों में हमने बांटा है। पाषाण काल के समय का हमारे देश में साक्ष्य मिला है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल और पाषाण काल। तीन भाग में जो सबसे प्राचीन समय का पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल, जो बीच का है वो मध्य पाषाण काल, और अभी नया समय का है वो है नवा पाषाण काल या नव पाषाण काल। तीन भागों में हमने पाषाण काल को बांटा है। पूरा पाषाण, तीनों टाइम पीरियड का हमारे पास भारत में साक्ष्य है। पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन समय का काल है। पूरा पाषाण काल को अज्ञात समय से लेकर, अज्ञात जहाँ तक हमको नहीं समझ है वहाँ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अज्ञात समय से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को कहा जाता है। इसको हिम युग भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड को हिम युग कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को हिम युग कहते हैं। शिकार युग भी कहते हैं। उस समय जो मनुष्य रहे होंगे उनका कार्य सिर्फ शिकार करना था। आखेट युग भी कहा जाता है। खाद्य संग्रह युग कहा जाता है। उस समय मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ खाद्य संग्रह करना, खाद्य खाने के सामान के लिए घूमना ही बस काम था। कबिलाई युग या घुमंतु युग के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मनुष्य का जीवन घुमंतु जीवन था। हमारे पास जो औजार थे पत्थर के, वो बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। उस समय के पत्थर के औजार को मैक्रोलिथ कहा जाता था। मैक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। बड़े बड़े पत्थर के औजार मैक्रोलिथ औजार कहते थे। मध्य पाषाण काल बीच का काल होता है। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस टाइम पीरियड का भारत में साक्ष्य है। इसको माइक्रोलिथ का कहते हैं, माइक्रोलिथ टाइम।
इस समय पत्थर के हमारे जो औजार थे वो छोटे छोटे थे। हमने आधुनिक पत्थर के आधुनिक नुकीला और छोटे हथियार बनाना सीख गए थे। छोटे औजार होते थे, माइक्रोलिथ टाइम पीरियड होता था। जानवरों को अधिक से अधिक मारे जाने लगा। हम जानवरों से रक्षा करते थे और पत्थर का बहुत अत्याधुनिक औजार बनाने लगे, इसलिए पशु का हत्या मनुष्य लोग ज़्यादा करने लगे, जानवरों का हत्या सर्वाधिक होने लगा। जानवरों की हत्या सर्वाधिक होने लगा। मध्य पाषाण काल में जानवरों का हत्या सर्वाधिक होने लगा क्योंकि हमने पत्थर के नुकीले और छोटे अत्याधुनिक औजार बना चुके थे। पशुपालन हम करने लगे, जो हमारे काम के पशु रहते थे उनका पालन करते थे। जैसे कुत्ता का पालन करने का हमको साक्ष्य मिला है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और बागौड़ राजस्थान, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और बागौड़ राजस्थान में कुत्ता पालने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते के मालिक के साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल 4000 से 2000 ईसा पूर्व को कहते हैं। 4000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल कहते हैं। इस समय हमने पत्थर के औजार और कृषि कर पशुपालन और कृषि करना मध्य पाषाण काल में सीख गए थे। पत्थरों के आधुनिक औजार और पशुपालन के बाद हम लोगों ने पत्थरों के आधुनिक औजार से खेती करना, काम के पशुओं को पालना, इसलिए एक ही जगह में हम लोग रहना प्रारंभ कर दिए थे, स्थायी जीवन प्रारंभ किया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में कृषि का साक्ष्य मिलता है और मेहरगढ़ में बस्ती बसाहट का भी साक्ष्य हमको मिला है। गेहूं, जौ, कपास के खेती करने का साक्ष्य हमको नवपाषाण काल का मिला है। नवपाषाण काल के मुख्य साक्ष्य इस प्रकार है। नवपाषाण काल के समय हमको खेती के, बस्ती बसाहट के कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम में व्यापम और पीएससी में आप देखे होंगे पिछले क्वेश्चन पेपर, तो इसमें एग्जाम में पूछता है कि कौन से साक्ष्य किस जगह पर मिला है। नवपाषाण काल के साक्ष्य, नवपाषाण काल के भारत में जो साक्ष्य मिले हैं वो इस प्रकार है। साक्ष्य और उसके स्थान के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में आता है कि कौन सा स्थान पे कौन सा साक्ष्य मिला है। जैसे चित्रित शैलाश्रय, क्या साक्ष्य मिला है? चित्रित शैलाश्रय। चित्रित शैलाश्रय कहाँ मिला है एग्जाम में अगर पूछता है तो यह है भीमबेटका रायसेन। भीमबेटका रायसेन में मिला है। भीमबेटका रायसेन में चित्रित शैलाश्रय नवपाषाण काल के समय का मिला है। अस्थि निर्मित मातृदेवी, अस्थि निर्मित मातृदेवी कहाँ मिला है अगर एग्जाम में पूछे तो बोलिए अस्थि निर्मित मातृदेवी बेलन घाटी इलाहाबाद में मिला है। बेलन घाटी में मिला है। कहाँ मिला है ये? बेलन घाटी इलाहाबाद में मिला है। इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में अस्थि निर्मित मातृदेवी का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था पशुपालन का साक्ष्य मिला है राजस्थान के बागौड़ में मिला है। राजस्थान के बागौड़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लघु पाषाण के उपकरण, नवपाषाण काल में हम लोगों ने पत्थर के नुकीला और छोटे छोटे हथियार बनाना सीख गए थे, इसलिए पत्थर के उपकरण कहाँ मिले हैं अगर एग्जाम में आता है तो इसका आंसर है लखनाज गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं रेडीगुटा आंध्र प्रदेश। 3 जगह हमको लघु पाषाण उपकरण मिला है। मानव अस्थि का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल के समय का मानव अस्थि का साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव अस्थि का साक्ष्य मिला है सरायनहार उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में मिला है। सरायनहार उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में मानव अस्थि का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब हम मनुष्य को मृत्यु के बाद दफनाना सीख गए थे। बस्ती का साक्ष्य मिला है। हम एक जगह ग्रुप में रहना शुरू कर लिए थे। ग्रुप में इसलिए क्योंकि पहले हम घुमंतु जीवन में घूमते रहते थे खाद्य पदार्थ के कारण। अब हमने क्या किया है, जब पशुपालन चालू कर दिया और पत्थर के औजार बनाना शुरू कर लिया तो एक ही जगह पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया, तो बस्ती होने का साक्ष्य मिला है।
मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला है। मेहरगढ़ में ही जौ, कपास और गेहूं का खेती करने का साक्ष्य मिला है। गड्ढे का आवास, गड्ढे का आवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? गड्ढे का आवास, गड्ढे का आवास हम सुरक्षा के दृष्टि से गुफानुमा स्थान बनाकर रहने की कोशिश किए थे। गड्ढे का आवास बुर्जा होम गुफराल में मिला है। बुर्जा होम कश्मीर में ही कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जा होम कश्मीर में कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य, हमने चावल का खेती करना शुरू कर दिया था, तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल के समय चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद में मिले हैं। अस्थि के उपकरण, अस्थि के उपकरण हमें मिला है चिरांद बिहार में मिला है। पत्थर काल के बाद हमने सबसे पहले धातु तांबा का ज्ञान प्राप्त किया है। इतिहास की दृष्टि से लोहे से पहले हमने तांबा का धातु का ज्ञान प्राप्त हो गया है, और पत्थर के साथ साथ हमने तांबा से मिलकर औजार बनाने का कोशिश किया है। इसको बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल, ताम्र पाषाणिक युग। ताम्र पाषाणिक काल में तांबा और पत्थर से मिला जुला औजार बनाते थे। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहला धातु कौन सा है जिसको मनुष्य ने प्रयोग किया है, तो वो है तांबा। इसे कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल। प्रमुख स्थल, कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर ताम्र पाषाणिक काल मिले हैं? प्रमुख स्थल है आहार गिलुंड राजस्थान, आहार गिलुंड राजस्थान। मध्य प्रदेश मालवा में मृदभांड मिला है। तांबे का बहुत बड़ा घड़ानुमा एक संरचना होता है जिसको मृदभांड कहते हैं, ये मालवा में मिला है। जरवे महाराष्ट्र में संस्कृति नेवासा मिला है। ताम्र धातुओं से बना हुआ संस्कृति नेवासा जरवे महाराष्ट्र में मिला है। दायमाबाद चंदौली, दायमाबाद चंदौली में नगरी संस्कृति का साक्ष्य मिला है। दायमाबाद में ही कांस्य वस्तुएं मिली है। कांस्य वस्तु सीधा कांसा धातु नहीं होता है, कांस्य वस्तु तांबा, टीन, निकिल से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है। इसका मतलब हम इतना इंटेलिजेंट हो गए थे कि तांबा और अन्य धातुओं को गलाकर मिलाकर एक नया धातु बनाने को सीख गए थे, जिसको कांसा कहते हैं। कांसा का वस्तु मिला है। जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है एग्जाम में। जेम्स प्रिंसेप कौन है? जेम्स प्रिंसेप जो है वो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक पुरातत्व अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मौर्य सम्राट के समय के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है। एक और एग्जाम में बार बार पूछता है बोगजाकोई नाम का स्थान है जो भारत से बाहर है, जहां पर सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है। 1400 ईसा पूर्व के पहले का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के अभिलेख मिले हैं। हमारा भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन समय का काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल के समय का अभिलेख हमारे पास बोगजाकोई जो भारत से बाहर है वहाँ पर मिला है। वैदिक देवता जो है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के अभिलेख मिले हैं। विदेशी यात्रियों का साहित्य, जैसे हम पहले से ही हम बता रहे हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत भारत में ही पाए जाने वाले पुरातत्व अभिलेख हैं या तो विदेशी और देसी साहित्य हैं। तो हमने विदेशी साहित्य के आधार पर भी भारत के इतिहास को जानने की कोशिश किया है। एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन कौन से साहित्य हैं जिसमें भारत के इतिहास को जानने का सबसे बड़े स्रोत हैं। तो इसमें है मैगस्थनीज की
इंडिका, मैगनेस्थीज की इंडिका पुस्तक जो है उससे भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है। हेरोडोटस की हिस्टोरिका, हेरोडोटस की हिस्टोरिका नाम की पुस्तक है जिससे भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है। फाहियान की फाको आकी, फाहियान की फाको आकी नाम की पुस्तक है। ये विदेशी पुस्तक है लेकिन भारत की इतिहास इस पुस्तक के माध्यम से जाना जा सकता है। हेन सांग की पुस्तक है CU की, ये चीन का है हेन सांग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक CU की। इसमें भारत के इतिहास को समझा और जाना जाता है। इस प्रकार हमने भारत के इतिहास को प्राचीन समय से लेकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में हमने बांटा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पत्थर का काल था उस समय। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों पाषाण काल के बारे में हमारे देश में साक्ष्य मिले हैं और विदेशी साहित्य के माध्यम से भी हमने भारत के इतिहास को क्रमबद्ध अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैगनेस्थीज की इंडिका, हेरोडोटस की हिस्टोरिका, फाहियान की फाको आकी और हेन सांग की CU की पुस्तक से मदद मिलती है। नव पाषाण काल के बाद 2400 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बस्ती के रूप में पहले से ही मानव का रहने का साक्ष्य मिला है, जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व के बीच के टाइम पीरियड माना जाता है। इसको चार्ल्स मेनन ने, हम सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के आसपास मनुष्य का बस्ती में रहने का साक्ष्य हमको मिला है, जिसको खोजा है चार्ल्स मेनन ने खोजा है। चार्ल्स मेनन ने 1826 में सिंधु घाटी की सभ्यता का उल्लेख किया है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जिस समय हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के नदी के किनारे में हड़प्पा नाम के स्थान में मनुष्य का बस्ती के रूप में रहने का साक्ष्य मिला है। 1921 में पहली बार एलेक्जेंडर कनिंघम, 1921 में पहली बार 1921 में पहली बार एलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग के जनक हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हैं। इनके द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया है। सर जॉन मार्शल का नाम आता है। सर जॉन मार्शल ने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का खोज किया है। सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। भारत में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पद पर सर जॉन मार्शल थे, जो दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई प्रारंभ करवाया। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो नाम के स्थान में मानव का बस्ती नुमा, नगरी नुमा रहना का साक्ष्य मिला। तो उत्सुकतावश आसपास के बहुत जमीन को खुदाई करवाया गया और खुदाई कराने के बाद दयाराम साहनी से खुदाई प्रारंभ करवाने से सिंधु नदी के तट पर कुल 3% खुदाई करवाया गया है। सिंधु नदी के तट को कुल 3% खुदाई करवाया गया है। 3% खुदाई से 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मानव का नगरी नुमा रहने का साक्ष्य मिला है। उस समय का विशेषता प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नगरी व्यवस्था थी, रोड, नालियाँ और स्नानागार, खिड़कियाँ। इस कारण इसे कहा जाता है कि ये प्रथम नगरी सभ्यता हमारे देश की है। घरों का निर्माण ग्रिड पद्धति से होती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा राजस्थान में भी बस्ती नुमा रहने का साक्ष्य मिला है। यहाँ कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था।
रास्ते समकोण पर होती थी। कालीबंगा में घर के दरवाज़ा खिड़की गलियों में खुलते थे। लोथल गुजरात में खिड़कियां रोड में खुलती थी। गुजरात में प्रथम बंदरगाह और सूतकोटदा में द्वितीय बंदरगाह होने का भी साक्ष्य मिला है। हम इतने विकसित हो चुके थे कि हम सीप पानी जहाज में एक जगह से दूसरे जगह जाने में प्रयोग करते थे, जिसका साक्ष्य मिला है गुजरात में लोथल नाम की जगह में, जिसको प्रथम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और सूतकोटदा को द्वितीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और चुहंदड़ो सिंध में है। यहाँ पर कपास की खेती करने का साक्ष्य मिला है। हम कपास की खेती करते थे। उस समय कपास को सिल्डन कहा जाता था। भारत बहुत सारे देशों को कपास और कपड़ा का निर्यात करता था। भारत बहुत बड़ा मार्केट था कपड़े का और रत्नों का। इसका साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, चुहंदड़ो सिंध, यहाँ पर कपास की खेती करने का साक्ष्य मिला है। प्रमुख नगर उस समय थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, रोपड़, बनावली, धौलवीरा। ये प्रमुख बस्तियां थी जो उस समय हम हड़प्पा के समय में साक्ष्य मिला है। हड़प्पा के समय के जो स्थान है वो अलग अलग नदियों के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछता है प्राचीन समय के प्रमुख स्थान किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो इसमें एग्जाम में आता है, आप लोग को इसको याद रखना है, प्रमुख नदी और स्थान। प्रमुख नदी और स्थान। भारत के कौन सी प्रमुख नदी के पास कौन सा स्थान है? जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के पास कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नाम का स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे है। अगला है रावी नदी। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर था? अगर एग्जाम में आए तो इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। जिंद नदी, हरियाणा में जिंद नदी है। हरियाणा जिंद नदी, जिंद नदी के किनारे कौन सा शहर था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी नाम का स्थान था जो जिंद नदी के किनारे है। लोथल, भोगवा नदी, गुजरात में लोथल, गुजरात में लोथल है, लोथल नाम का स्थान था जो गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। अगला है घग्गर नदी। राजस्थान में घग्गर नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थान है? एग्जाम में अगर पूछता है तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी है, सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थान था? सतलज नदी के किनारे रोपड़ नाम का स्थान था। सरस्वती नदी हरियाणा, सरस्वती नदी हरियाणा के किनारे बनावली नाम का स्थान था। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस तरह से 7-8 नगर हमको मिले हैं, 7-8 बड़े बड़े स्थान मिले हैं जहाँ पर मनुष्य का रहने का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में हुआ था। इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ है। खुदाई से पता चला है कि त्रिभुजाकार में सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था। अगर हम इसको उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम लेते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में चिनाब नदी के तट है, उत्तर में चिनाब नदी के तट, उत्तर में चिनाब नदी। दक्षिण में प्रकारा नदी, दक्षिण में प्रकारा नदी जो आज महाराष्ट्र है। ईस्ट में टिंडन नदी, ईस्ट में टिंडन नदी। आलिमगीरपुर नाम का जगह है। एवं वेस्ट में दारक नदी, वेस्ट में, पश्चिम में दारक नदी।
4 नदियों का किनारे त्रिभुजाकार में सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ है। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार है वो पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, भारत और अफगानिस्तान, 3 देशों तक इसका विस्तार हुआ है। तीनों स्थानों पर इसके साक्ष्य मिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जितने शहर हमको मिले हैं जहाँ पर मनुष्य के रहने का साक्ष्य है, एग्जाम में कई बार ये आया है कि प्राचीन समय में सबसे बड़ा स्थान कौन से था, तो इसको घटते क्रम में हमको लिखना है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय का सबसे बड़ा स्थान है मोहनजोदड़ो। सेकंड नंबर पे है हमारा हड़प्पा, सेकंड नंबर पे हड़प्पा। हड़प्पा के बाद है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद चौथे स्थान पे है धौलावीरा। सबसे प्राचीन समय का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो, सेकंड में हड़प्पा, थर्ड में राखीगढ़ी और चौथा में है धौलावीरा। इसको ऐसा याद रख सकते हो महाराधा। म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, र से राखीगढ़ी और धा से धौलावीरा। एग्जाम में कई बार आया है कि इसको क्रम से जमाइए कि सबसे बड़ा स्थान कौन सा था। तो सबसे बड़ा स्थान कौन सा था, अगर एग्जाम में आए तो आप बताइए कि सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो, सेकंड नंबर में हड़प्पा, थर्ड नंबर पे राखीगढ़ी और चौथा नंबर में धौलावीरा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी की सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं बातों को हमको पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमको पढ़ना है यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा में जिस समय मनुष्य निवास करते थे उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन मातृसत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति देव को मानते थे, एक कुबड़ वाला सांड सबसे पवित्र जानवर होता था और स्वास्तिक का चिन्ह पवित्र चिन्ह होता था। धार्मिक जीवन उस समय कैसा था? मातृसत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति देव को मानते थे, एक कुबड़ वाला सांड सबसे पवित्र जानवर होता था और स्वास्तिक चिन्ह पवित्र चिन्ह होता था। मृतक संस्कार, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मृतक संस्कार, मनुष्य के मृत्यु के पश्चात का जो संस्कार है वो क्या होता था? तो मृतक संस्कार सिंधु घाटी की सभ्यता के समय शवों को जलाना और दफनाना दोनों का रिवाज था। मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रमाण मिला है एवं दफनाने का, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय दफनाने का प्रमाण भी मिला है। हड़प्पा में मृतक टीला का प्रमाण मिला है, दफनाकर टीला बना देने का प्रमाण मिला है। सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी की सभ्यता के समय सामाजिक जीवन कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय सामाजिक जीवन कैसा था? समाज मातृसत्तात्मक था, सती प्रथा प्रचलित था, लोथल में द्विकंकाल मिलने का साक्ष्य मिला है। द्विकंकाल मिलना मतलब पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी दफना देने का रिवाज था, तो इससे सती प्रथा का प्रचलित होने का साक्ष्य मिला है। द्विकंकाल मिलने से सती प्रथा होने का प्रमाण मिलता है। युगल सावधान एवं दास प्रथा प्रचलित था, पर्दा प्रथा प्रचलित था। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी की सभ्यता के समय आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय आर्थिक जीवन, कपास का हम उत्पादन करते थे जिसको सिल्डन कहा जाता था। मुख्य फसल जौ, गेहूं, सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। विदेशी व्यापार प्रचलित था, सोने चांदी का आयात करते थे। हम उस समय इराक, अफगान क्षेत्र से शीशा का आयात करते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के समय कला कैसा था? कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमारा कला कैसा था? कला लिपि भाव चित्रात्मक था जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। लिखावट बाएं से दाएं था, आज भी हम बाएं से दाएं लिखते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के समय कला और लिपि भावचित्रात्मक था, जिसको पिक्टोग्राम कहते हैं। लिखावट बाएं से दाएं था। मनोरंजन, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमारा मनोरंजन क्या था? मनोरंजन के साधन क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के समय मनोरंजन तैराकी, जल क्रीड़ा, पासा और शतरंज हमारे मनोरंजन के साधन थे। इतना अच्छा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हम विकसित जीवन जीते थे, तो पतन क्यों हो गया? पतन के कारण, पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। पतन के कुछ भी कारण हो सकते हैं, परंतु जो एग्जाम के दृष्टि से आता है उसमें 3 कारण को प्रमुखता से दिखाया गया है। पहला है पतन के कारण में, पहला 3 कारण हम देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पतन के कारण पहला बाढ़ को माना जाता है। बाढ़, नदी के मार्गों में परिवर्तन। सारे शहर नदी के किनारे बसे थे और इतना नदियों में बाढ़ आया होगा कि वह पूरा बस्ती नष्ट हो गया होगा। बाढ़ से नदी के मार्ग में परिवर्तन आना और बस्तियों में पानी भर जाने के कारण पूरा बस्ती बाढ़ में डूब गया होगा और सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी हड़प्पा के समय के सारे बस्ती नष्ट हो गया होगा। दूसरा हमारा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, जिससे मनुष्य का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया होगा और सारे मनुष्य की मृत्यु हो गई होगी, पूरा सब दब गए होंगे, ऐसा माना जाता है। तीसरा यह भी माना जाता है आर्यों का आक्रमण। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय आर्य, जो उस समय भारत में जो लोग रह रहे थे उससे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और आधुनिक औजार का उनको ज्ञान था, तो ऐसे लोग आक्रमण किए जिनके सामने नरसंहार हुआ होगा बहुत ज़्यादा और सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोगों का अस्तित्व खत्म हुआ होगा। आर्यों का आक्रमण, ये स्रोत हमको बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक में मिला है कि आर्यों का आक्रमण भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समय के बस्तियों को नष्ट करने में सहायक हो सकता है। तो हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के 3 कारण देखा। पहला है बाढ़ एवं नदी मार्ग में परिवर्तन, दूसरा जलवायु परिवर्तन और तीसरा आर्यों का आक्रमण। इसके बाद हमारा आ जाता है वैदिक काल। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद हमारे इतिहास में आता है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल, ये वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हमने अभी देखा 2000 से लेकर आदि काल से लेकर जहाँ तक को हम नहीं जानते, वहाँ से लेकर 10,000 से 8,000 से 4,000 से 2,000 तक हमने पढ़ चुके हैं। इसको प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल के नाम से जानेंगे। वैदिक काल को फिर से हमने 2 भागों में बांटा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटेंगे। 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग बोलेंगे वैदिक काल, और 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को भी वैदिक काल के नाम से जानेंगे। वैदिक काल को 2 भागों में हमने बांटा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस वैदिक काल को हम लोग बोलेंगे पूर्व वैदिक काल और इस वैदिक काल को हम लोग बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में हमने वैदिक काल को बांटा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम परीक्षा की दृष्टि से ऐसा पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पढ़ेंगे, दोनों में अंतर भी समझ में आएगा और बहुत महत्वपूर्ण इस समय का फैक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल के समय एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकता है? पूर्व वैदिक काल की विशेषता। पूर्व वैदिक काल की विशेषता, पहला है इस समय ऋग्वेद की रचना हुई। पहला है इस समय ऋग्वेद की रचना हुई। दूसरा, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना होने के कारण पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है।
वैदिक काल के जनक आर्य को कहा जाता है। आर्यों को वैदिक काल के जनक कहा जाता है। आर्य का अर्थ कुलीन, श्रेष्ठ या उत्तम लोगों को कहते हैं। अगला है आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए, अगर एग्जाम में आता है तो मध्य एशिया से आए थे, ऐसा लिखा है। आर्य पंजाब में सर्वप्रथम आए थे। कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। पूर्व वैदिक काल की विशेषता क्या है? जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसी प्रकार से उनको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। पूर्व वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है पूर्व वैदिक काल में हम कबीला के रूप में रहते थे, कबीला के रूप में ग्रुप में रहते थे। अगला है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की भी हम विशेषता पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ सकता है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई। आपको पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना हुई है पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेद की रचना हुई है। इस काल में 3 वेद की रचना हुई है। पहला है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल की दूसरी विशेषता है गंगा जमुना के मैदान में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के समय मनुष्य कहाँ निवास करते थे? गंगा यमुना के मैदान में निवास करते थे। तीसरी विशेषता है इस काल में गोत्र व्यवस्था, पुनर्जन्म का सिद्धांत, मूर्ति पूजा आरंभ हुई और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। क्योंकि इस टाइम पीरियड में 1500 से 1000 के पूर्व वैदिक काल में जो मनुष्य जो कार्य करता था उस हिसाब से उसका वर्ण हो गया था। लेकिन 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय में 2-3 पीढ़ी होने के बाद जो जिस परिवार में जन्म लेता था उसी वर्ण का वो हो जाता था। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई। वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ का रचना हुआ है। वैदिक काल से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ थे। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम, वैदिक काल के समय के ग्रंथ के नाम और इनकी संख्या, ये भी हमको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। वैदिक काल के समय में ग्रंथ के नाम है, पहला वेद। वेदों की संख्या हमको 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल के समय 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद के उपवेद भी हैं। चारों वेद के उपवेद हैं। उपवेद की संख्या भी कितनी है? 4 है। सभी वेद के एक उपवेद है। उपवेद की संख्या 4 है। अरण्यक 6 हैं। अरण्यक 6 हैं। वैदिक काल के समय के ग्रंथ अरण्यक हैं जिसकी संख्या 6 है। वेदांग, वैदिक काल के समय का ग्रंथ वेदांग है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। विवाह ग्रंथ का भी रचना हुआ है उस समय। वैदिक काल के समय में विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के विवाह वैदिक काल के समय प्रचलित थे। ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक काल के समय का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी संख्या 8 है। संस्कार ग्रंथ भी है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार के बारे में वर्णन है। जो संस्कार वैदिक काल के समय संस्कार कितने थे, अगर एग्जाम में आए तो वैदिक काल के समय 16 संस्कार थे। वैदिक काल के समय पुराण भी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। उपनिषद कितना है? 108 है, जिसमें से 12 प्रमाणित हैं। उपनिषदों की संख्या, तो ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में अभी व्यापम और पीएससी में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। संस्कार 16 संस्कार होते हैं। इसमें से प्रमुख संस्कार को हम लोग देखेंगे कि
कौन कौन से संस्कार प्रमुख है? पूरा 16 को एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहला संस्कार कौन सा है अगर एग्जाम में आता है तो वो ना गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान आज जिसको गोद भराई कहते हैं, जन्म से संबंधित है। गर्भाधान संस्कार क्या है अगर एग्जाम में आए तो बोलना है ये जन्म से संबंधित है। दूसरा है पुंसवन संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है अगर एग्जाम में आए तो बोलना है पुत्र प्राप्ति का उत्सव है। पुंसवन संस्कार क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार है। तीसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है अगर एग्जाम में आए तो बोलना है शिक्षा प्राप्ति से संबंध है, जिसको आज जनेऊ संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार क्या है? शिक्षा प्राप्ति से संबंधित संस्कार है। जुड़ा कर्म संस्कार ये 8वां नंबर का संस्कार है। 16 संस्कार को हमको नहीं पढ़ना है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और उसका सीधा 8वां संस्कार क्या है? तो जुड़ा कर्म संस्कार है। जुड़ा कर्म संस्कार मतलब मुंडन संस्कार, जुड़ा कर्म संस्कार मतलब मुंडन संस्कार है। 14वां संस्कार है, 14 नंबर का संस्कार हम देखेंगे समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार 14 नंबर का संस्कार है। शिक्षा प्राप्ति के बाद गृहस्थ वापसी का ये संस्कार है, समापवर्तन संस्कार। 16वां नंबर का अंतिम संस्कार है हमारा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार क्या है? तो मृत्यु से संबंधित ये संस्कार है। तो विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है, 4 वेद का उल्लेख है, 4 उपवेद, 6 अरण्यक, 6 वेदांग, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 18 पुराण, 108 उपनिषद का वैदिक काल में उल्लेख है। इसके बाद हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एग्जाम में ऋग्वेद से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है और अन्य वेद से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसको देखना है। साइड हेडिंग लिखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसको शॉर्टकट में अगर हम लोगों को पढ़ना है और एग्जाम के दृष्टि में से पढ़ना है कि हम एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो बन जाए, इसके लिए आप ऐसा कॉलम बनाइए, कॉलम बना लीजिए, 6 कॉलम बनाइए। 6 कॉलम में हम सारे वेद को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें वेद के नाम, पहला में वेद का नाम, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रकृति, तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग उपवेद, अगला है रचनाकार, रचनाकार और अगला है उच्चारणकर्ता और अगला है विशेषता। विशेषता हम लोग ऐसा टेबल बना लेते हैं। टेबल से हम कोई भी चीज़ को टेबल से स्टडी करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी होता है और याद भी रहता है, चीज़ें एक दूसरे में मिलती नहीं हैं। एग्जाम के समय में हमको पढ़ने में आसानी होता है, कम समय में हमको रिवीजन करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा अभी वैकेंसी आ रही है, तो जल्दी जल्दी हमको चीज़ों को पढ़ना और समझना है। वेद, पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की प्रकृति कैसा है? श्लोक, सूक्तियाँ, देवी प्रार्थना। श्लोक है इसमें, सूक्तियाँ हैं और देवी प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है? तो श्लोक, सूक्तियाँ और देवी प्रार्थना है। इसके उपवेद क्या हैं? इसके उपवेद आयुर्वेद हैं। इसके उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसकी रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार ना धन्वंतरी है जी, याद रखना है, इनके रचनाकार धन्वंतरी है। इसके उच्चारणकर्ता को होता कहा जाता है। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होता, कई एग्जाम में होतु लिखा है, अगर होता ना दिया हो ऑप्शन में, होतु दिया हो तो भी सही है।
इसकी विशेषता, ऋग्वेद की क्या विशेषता है? तो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं और 1028 श्लोक हैं। 1028 श्लोक हैं। इंद्र का 250 बार नाम आया है ऋग्वेद में। इंद्र का कितने श्लोक हैं? 250 बार। अग्नि का 200 बार नाम आया है। ये पद्यात्मक है जी, मतलब पद्य, गद्य और पद्य दो प्रकार का होता है। तो ये क्या है? पोयम जैसा है। ऋग्वेद कैसा है? पद्यात्मक है। इसके 10वां मंडल में गायत्री मंत्र है। 10वां मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? एग्जाम में कई बार आया है। तो इसका आंसर है 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वां मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दूसरा वेद है हमारा सामवेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद का प्रकृति कैसा है? संगीत है। सामवेद का प्रकृति कैसा है? संगीत है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसकी रचना भरत मुनि ने किया है। रचनाकार कौन है? भरत मुनि इसके रचनाकार हैं। इसके उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहते हैं। उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद की विशेषता, सामवेद में क्या है? इसकी विशेषता एग्जाम में आता है। तो सामवेद की विशेषता, सारे गामा, जो आज इसके बिना संगीत की रचना नहीं हो सकती, सारे गामा, ये कहाँ लिखा हुआ है? सामवेद में लिखा हुआ है। सुर का प्रवेश, 7 सुरों के बारे में कहाँ लिखा है जी? 7 सुर, सारे गामा, 7 सुर का उल्लेख कहाँ है? सामवेद में है। यह भी पद्यात्मक शैली में है। सामवेद आपका कैसा है? पद्यात्मक शैली में है। सामवेद का रचनाकार भरत मुनि को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। सामवेद में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। एग्जाम में पूछेगा कि 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होता है। तो उन 4 आश्रम का उल्लेख कौन से वेद में है? तो उसका आंसर है सामवेद। सामवेद की विशेषता, 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तीसरा वेद है हमारे पास यजुर्वेद। तीसरा वेद है यजुर्वेद। तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसकी प्रकृति कर्मकांड है। इसकी प्रकृति कैसा है? कर्मकांड है। इसकी उपवेद धनुर्वेद है। इसकी उपवेद धनुर्वेद है। इसकी रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसकी रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने यजुर्वेद की रचना किया है। इसके उच्चारणकर्ता को पुरोहित या अघर्यु कहा जाता है। पुरोहित या अघर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद की विशेषता, यजुर्वेद की विशेषता क्या है? तो यजुर्वेद की विशेषता, ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैली में है। यजुर्वेद में गद्य शैली में भी लिखा गया है और पद्य शैली में है, मिक्स्ड लिखा गया है। यम और नचिकेता का उल्लेख है। यम और नचिकेता का उल्लेख है।
कंठोपनिषद यजुर्वेद में है। कंठोपनिषद कहाँ है तो बोलिएगा, इसका आंसर है यजुर्वेद। अगला ये वेद है हमारा अथर्ववेद। अगला है अथर्ववेद। चौथा नंबर का वेद है अथर्ववेद। इसकी प्रकृति जादू टोना तंत्र मंत्र है। जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र है। इसकी उपवेद शिल्पवेद है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसकी रचनाकार विश्वकर्मा है। इसकी रचनाकार विश्वकर्मा। रचनाकार कौन है जी इसके? विश्वकर्मा है। उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद को समझाने वाला, पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। यह भी गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। अथर्ववेद कैसा लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। इसमें मुंडोपनिषद है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो वैदिक काल में वेद से संबंधित इतना क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यापम और पीएससी के कई शासकीय सेवा भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है। इतनी सारी बातों को आप लोग याद रखिए। ये प्राचीन भारत इतिहास हम लोगों का पहला वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यू पूरे टॉपिक को आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, जिसका दूसरा और 7वां मंडल की रचना सबसे पहले हुई है। एग्जाम में आता है 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं, तो सबसे पहले रचना किसका हुआ है? दूसरा और 7वां मंडल का रचना सबसे पहले हुआ है। सबसे लास्ट में पहला और 10वां मंडल का रचना हुआ है। ऋग्वेद का 10 मंडल होते हैं, जिसमें पहला और 10वां मंडल का रचना सबसे बाद में हुआ है। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, तो कौन से मंडल में है? अगर एग्जाम में आता है तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है। कौन से मंडल में है? अगर एग्जाम में आए तो इसका आंसर है दशराज युद्ध का वर्णन 7वां मंडल में है। दशराज युद्ध में राजा सुदास एवं 10 राज के बीच लड़ाई हुई है। कुरुशनी रावी नदी के तट पर लड़ाई हुई है। 10 राज का युद्ध वैदिक काल का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जो ऋग्वेद के 7वां मंडल में वर्णन है। 10 राज के युद्ध में राजा सुदास एवं दशराज के बीच लड़ाई लड़ी है, जो कुरुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ाई हुआ था। ऋग्वेद का एक और विशेषता है, 9वां मंडल में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, जिसके 9वां मंडल में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसका अंतिम में रचना हुई है, 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था है 4 वर्ण में बांटा गया था, वो कौन से मंडल में उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ये वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में अगला टॉपिक हमारा दूसरे वीडियो में आएगा, जिसमें हम दर्शन, वैदिक काल में प्रमुख दर्शन थे, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ये सबको पढ़ेंगे। पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, महाकाव्य रामायण महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आज जो नदियाँ हैं उसको प्राचीन वैदिक काल में क्या क्या नाम से जाना जाता था, ये पढ़ेंगे। तो हम इस प्रकार से पूरे इतिहास को एक एक वीडियो में पढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस ख़त्म होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सारे क्वेश्चन व्यापम और पीएससी का बने, ऐसा कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा
भी नहीं पढ़ना है, एकदम ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है। बहुत लोड होने से भी क्या पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्रायः मैं इम्पॉर्टेंट पूरी बात को इसमें लिया हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो फिर सेकंड वीडियो में मिलते हैं।